एमके स्टालिन की तरफ से जो कहा गया, अननेसेसरी दो बातों को मिक्सअप किया गया। अगर एक लाइन छूटी उसको लेकर उनको समस्या थी, जिसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी, समझ में आता है, लेकिन राज्यपाल के साथ इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसके साथ हिंदी माह के आयोजन पर आपत्ति, गैर हिंदी भाषी राज्य में उसको लेकर आपत्ति व्यक्त करना, बेवजह दो चीजों को मिलाकर स्टालिन ने क्या कोई गलती की? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग पैनल। देखिए, ऐसा है कि स्टालिन और जो गैर आई वुड से साउथ इंडियन की पार्टी रही है, साउथ की पार्टियां ने हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और हमेशा एक दूरियां बनाने के लिए गैर हिंदी और हिंदी। देखिए, हो सकता है 1970 के दशक में राजनीति अलग हुआ करती थी, लेकिन आज की राजनीति और पिछले 10 साल या 15 साल या 20 साल की राजनीति देख ले या परिदृश्य देख ले हिंदुस्तान का, तो कंप्लीटली बदल चुका है। यहाँ पे हिंदी और नॉन हिंदी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक जमाना था, आज से 20-25 साल 30 साल पहले बोला जाता था कि आप अगर तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश में चले जाइए, वहां पे हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आज के दिन में पूरे देश में हर जगह कहीं भी चले जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेश बना हुआ है और ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। और जो यहाँ से लोग बसे हुए हैं, क्योंकि मैं बेंगलोर में, हमारा काम भी था तो बेंगलोर में मैंने नौकरी भी की है, तो बेंगलोर में रहिए चाहे वो तमिलनाडु के चेन्नई में रहिए, सब लोग हिंदी समझते। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बात हो रही थी पॉलिटिकल पार्टी की, देखिए इनका नैरेटिव जब से पार्टी की उत्पत्ति हुई, मैं हर बार बोलता हूं, कुछ पार्टियों की उत्पत्ति ही किसी कारणवश होती है, चाहे परिवार की नीतियों को मानने वाले हैं, परिवार की नीतियों को ना मानने वाले हो, तो कुछ विरोधाभास रहा है जिसके अंतर्गत इनकी राजनीति हमेशा चलती चली आई है। मान लीजिए कोई चीज अगर गलती से किसी के द्वारा अगर छूट जाती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली उससे क्षमा, वो व्यक्ति उसकी क्षमा याचना करेगा या क्षमा की रिक्वेस्ट करेगा या माफी मांग सकता है। दूसरा, आप उस पर पत्र भी लिख सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस तरह से दूरियां विमर्श तैयार कर देना दो समाज में, दो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा काफी नेताओं के कि भैया नॉर्थ इंडिया तो वाले तो बैठ के खाते हैं, साउथ इंडिया वाले काम करते हैं। तो ऐसा नहीं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कोई अलग नहीं है, ईस्ट वेस्ट कोई अलग नहीं है, हम सब इंडियन, हम सब भारतीय हैं और हम सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। ये बोल देना कि उत्तर प्रदेश वाले हिंदी बोलते हैं, तमिलनाडु वाले, अपनी अपनी भाषा है, हमारी अपनी भाषा रही है, लेकिन फिर भी हमारे एक गुलदस्ता बना हुआ, एक समावेश बना हुआ, एक कड़ी में हम जुड़े हुए हैं। तो भाषा भी कभी भी कोई चीज की दूरियां नहीं बना सकता। भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसके तहत हम और आप, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, जो भी भाषा हो, उसकी कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और तमिल क्या है? तमिल तो संस्कृत से आया है ना, संस्कृत तो हमारी एक तरह से बेस लाइन है और हमारी देश की संस्कृति है। तो संस्कृति और तमिल कभी अलग नहीं हो सकते। तो अगर देश में संस्कृति है, संस्कृत है और तमिल है, तो भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष में हिंदी से तमिलनाडु दूर नहीं हो सकता, संस्कृति से हिंदुस्तान, तमिलनाडु या हिंदी भाषी प्रदेश दूर नहीं हो सकते। ये सब राजनीति के कारण है और इस राजनीति इसका आधार है। और स्टालिन की जो हिंदी विरोधी राजनीति है, वो जाहिर है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व और उनकी पार्टी की विचारधारा और उनकी पार्टी का आधार बनकर बार बार सामने आया है। राहुल लाल जी, जब ये डीडी तमिल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि तमिल थाई वल्थू गाते समय ये जो लाइन थी ये इनसे स्किप हो गई, सिंगर से ध्यान भटक गया था उनका, ये उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया। फिर इसको आधार बनाते हुए राज्यपाल के साथ एक सीधी टक्कर ले लेना, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उनके खिलाफ टिप्पणी करना, क्या आपको लगता है कि स्टालिन ने एक तो हिंदी विरोधी राजनीति के चलते और उस जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं उसके एक जो रिस्पेक्ट है उसको कम किया है इस तरीके से राज्यपाल से बर्ताव करते हुए? पूर्णिमा जी, देखिए थोड़ी मेरी असहमति वाली राय होगी, इसलिए उसको भी आने दीजिएगा। देखिए, सबसे नंबर 1 चीज की अभी ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कि वहां पे एक तरह से जो ये माहौल बना कि द्रविड़ शब्द छूट गया और राज्यपाल के ऊपर आरोप लग गए और फिर ये भी चीज कहा गया कि भाई वो छूट गया गलती से। लेकिन देखिए, राज्यपाल के ऊपर जो है, रवि साहब के ऊपर जो इस प्रकार के आरोप लगे, वो आरोप क्यों लगे? अतीत में भी राज्य सरकार के साथ काफी एक टकराहट के संबंध उनके रहे हैं। हो सकता है गलती से भी छूटा हो ये, लेकिन जब वो खुद ही कह रहे हैं वो कि गलती से छूटा हो। मैं वही कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, उनसे गलती से भी छूटा हो। लेकिन अतीत में तमिलनाडु में इस प्रकार की कई घटनाएं घटी हैं जहां राज्य सरकार और एक तरह से राज्यपाल, इन दोनों के बीच में जो एक समन्वय के संबंध होने चाहिए वो नहीं दिखे हैं। और वो हम लोग इस प्रकार के संबंध अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के देखें हम लोग को पश्चिम बंगाल में भी दिखते हैं। तो ये एक सवाल तो इसके ऊपर भी उठता है कि क्या राज्यपाल अपनी भूमिका का पालन करते हैं या फिर केंद्र सरकार के एजेंट बन जाते हैं। और ये देखिए,
आज ही के संदर्भ में नहीं, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट हैं, ये आरोप हम लोग आप देखिए राजनीति में 70-80 के दशक से ही सुन रहे हैं कि राज्यपाल क्या केंद्र के एजेंट बन के काम करते हैं क्या, वो वाले आरोप यहाँ पे लगते हुए दिखते हैं। दूसरा, हमें लग रहा है स्टालिन को जो तमाम बयान देना पड़ रहा है तमिल को लेके, हमें लग रहा है देखिए इसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो हिंदी विरोधी नीति पे चल रहे हैं। इसका कारण एक तरह से मैं जो समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिसी होती है वो कहीं न कहीं हिंदी थोपने वाली जो पॉलिसी आप करते हैं, वहां पे श्री राजगोपालाचारी खाली एक उदाहरण दे आप तो स्टालिन की भाषा बोल रहे हैं कि थोप रहे हैं हिंदी। अरे हिंदी थोपने का मतलब क्या है? हिंदी थोपने का मतलब क्या है? आप पर हिंदी थोपी क्या हमने? नहीं, आप पर एक बात कह रही हूँ, आप पर हिंदी थोपी, किसी पर भी हिंदी थोपने का क्या मतलब है? वो तो तमिल भाषा में ही बात करते हैं, हिंदी कैसे थोपी जाएगी? मतलब ये कह रही हूं मैं कि एक तरफ उनका अपना आयोजन हो रहा है, उसमें हिंदी माह मनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे आयोजनों से गैर हिंदी भाषी राज्यों में बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? बड़ा सही सवाल, इसी मुद्दे पर मैं आना चाह रहा था, आपने वो सवाल ही के रूप में सामने में रख दिया। उन्होंने जब उनके पूरे स्टेटमेंट को अगर देखें तो उनका स्टेटमेंट ये है, हिंदी को सम्मान दिया जाए वो कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन हिंदी को क्या तमिल की कीमत पे दिया जा रहा है? आप तमिल के लिए भी इस प्रकार का आयोजन कीजिए आप, लेकिन जो तमिल के लिए आयोजन का जो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के लोग रखते हैं कि वो काशी जो है कि काशी तमिल संगम का जो पूरा उदाहरण रखते हैं, वो देखिए वो उदाहरण काशी तमिल संगम करने का कम था। तमिलनाडु में और बनारस में जो वहां पे तमिल के लोग रह रहे थे, उनके वोट लेने के ज्यादा वो प्रयास थे, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री ने जो तमाम बयान देखे उसको जमीन पे हम लोगों ने ट्रांसलेट होता हुआ नहीं देखा। अच्छा। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता ने भी वो स्वीकार किया और प्रधानमंत्री के जीत का मार्जिन भी जो है वो बनारस में हम लोगों को घटते हुए भी दिखा। देखिए एक चीज, बहुत चीज जो है सहमत हूं संजय राणा जी के चीज से कि ये देश बहुत सारे भाषाई विविधता का एक गुलदस्ता है। यहाँ पे हर हमेशा इस पॉलिसी के साथ नहीं रहना चाहिए कि एक देश एक कानून तो एक टैक्स, इस फॉर्मूले का भाषा पे लागू नहीं कर सकते। हर भाषा का हम लोगों को कौन लागू कर रहा है? रामकृपाल सिंह, कौन रामकृपाल साहब कौन लागू कर रहा है? मैं ये समझना चाहती हूँ कौन थोप रहा है भाई, कौन लागू कर रहा है? यहाँ तो सिंगर्स का ध्यान भटक गया, इसलिए वो लाइन स्किप हो गई। तो ये कह देते हैं कि भाई क्या कहते हैं, द्रविड़ एलर्जी से पीड़ित है राज्यपाल। द्रविड़ एलर्जी कहां से हो गई? फिर सीधे सीधे राहुल लाल जी यहाँ पर तमिल संगमम जिसका आयोजन हुआ उसको नकारते हैं। मैं कहती हूँ कि पूरे देश भर में कर लीजिए आप, हिंदी भाषी किसी राज्य में आप तमिल से जुड़ा हुआ कोई भी समारोह, कोई भी आयोजन करिए, किसको आपत्ति है? फिर वहां पर हिंदी माह से आपत्ति क्यों स्टालिन को? पूर्णिमा जी, आपने शुरू में ही एक शब्द कहा था कि राजनीति। हाँ। देखिए, इस देश में आज से नहीं, हमेशा से, बल्कि मैं कहूंगा कि हमेशा छोड़ दें तो कम से कम आजादी के बाद से राजनीति के लिए चार मुफीद औजार कहिए या हथियार कहिए, मैं औजार कहूंगा, मैं हथियार नहीं कहता, चार औजार हैं जिसको समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से राजनीति उसको आजमाती है। देखिए, सबसे नंबर 1 पर आती है भाषा। भाषा कई मामलों में धर्म से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरे नंबर पर आता है धर्म, तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रीयता और चौथे नंबर पर आती है जातीयता। ये चार औजार हैं राजनीति के, हथियार हैं राजनीति के, जिनको समय, स्थान, क्षेत्र देख के इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, याद कीजिए, मराठी मानुष यानी हिंदू जब धर्म की काट करनी हो तब भाषा का सवाल उठा दीजिए। ये हमेशा से होता रहा है। और देखिए, जनता को कोई आपत्ति नहीं है इन चीजों से, नेताओं को आपत्ति रहती है। और नेता ऐसा बात करते हैं जैसे वो पूरी जनता चाह रही हो। किसी को भी हिंदी पखवाड़ा अगर मनाया, हिंदी माह अगर मनाया जा रहा है, तो ये कहाँ तमिल की कीमत पर? अभी हमारे एक मित्र ने कहा तमिल की कीमत पर, कहाँ तमिल की कीमत पर मनाया जा रहा है भाई? आप देखिए, तमिल जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हमेशा से खुद, ये कम से कम मोदी सरकार तो एक ऐसी सरकार है जिसमें कल्चरल लैंग्वेज में वो तक में इनको चुन रही है। और जितनी इज्जत दी गई है, सेंगोल लाया गया, काशी तमिल संगमम है, तमाम तरह की, कभी भी किसी से नहीं। और अगर मान लीजिए, जैसा हमारे ये शुरू के मित्र ने कहा, डेमोग्राफी विकास के साथ साथ इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है। जो कभी भाषा एक किसी प्रांत की थी, आज इतना मिक्स हो गया है कि देखिए, आईटी इंडस्ट्री ने पूरा कॉस्मोपॉलिटन बना दिया उसी बेंगलुरु को, जहां बेंगलुरु में
हिंदी भाषी मिलता नहीं था। आप चेन्नई को देख लीजिए, हर जगह लोग जा रहे हैं और एक्सेप्टेंस है। चेन्नई बात- तो पूरा तमिलनाडु नहीं है ना, एक- ना तो कर्नाटक ही बात जो है कि पूरी- बात बंगलोर ही पूरी- पूरा राहुल, कर्नाटक है। पहले सुन मेरी लीजिए बात- फिर काउंटर रखिए। प्लीज मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं किसी के बीच में हाँ नहीं बोला बोलिए हूं। बोलिए सर। सिर्फ यही नहीं है, चाहे आज देखिए समय समय पर कभी कन्नड़ का हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये सिर्फ राजनीति भाषा का इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक हित साधने में। तमिलनाडु नहीं, पूरी दुनिया में देखिए, बंगाल में जब हुआ तो वहां भी बांग्ला अस्मिता को एक तरह से सामने लाया गया। ये धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ सकते, जब आप सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर नहीं लड़ सकते, तब आप क्या करते हैं, उसको अलग अलग जाति, बांटने की राजनीति करते हैं, तब आप तब बांटने की राजनीति हो रही है। रामकृपाल जी एकदम सहमत हूँ, जो 4 हथियार आपने बताए राजनीति में बांटने के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर मैं विश्लेषण करता हूं तो इन चारों हथियारों का सबसे ज्यादा प्रयोग वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आती है। जहां पे उनको जैसा समीकरण लगता है, कभी उत्तर प्रदेश सरीके हिंदी पट्टी में वो धर्म के ऊपर सवार हो जाती है, कभी पे वो भाषा के ऊपर सवार हो जाती है। आपने बड़ा अच्छा मराठी मानुष का उदाहरण दिया। जब मराठी मानुष का, पूरी एक लाइन खाली मैं पूरा कर दूं, जब मराठी मानुष का मामला वहां पे महाराष्ट्र में उठ रहा था, शिवसेना किसकी सहयोगी दल थी उस समय? भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल थी उस समय। हाँ सुनिए भी जल्दी से रामकृपाल सर काउंटर रखें। नहीं, मैं वही कह रहा था कि बेसिकली ये सब अभी देखिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है। तमिलनाडु में स्टालिन को अपने बेटे को किसी तरह से वहां बनाना, ठीक है, और जिसका विरोध उन्हीं की पार्टी में बहुत लेवल पर हो रहा है। अब वो देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा एक साउथ में भी, जैसे तेलंगाना या आंध्रा में दस्तक दे रही है, उनको ये लग रहा है कि किसी तरह से कैसे इस बहाव को रोका जाए ताकि हमारा वर्चस्व बना रहे। तो भाषा उनको लगता है कि सबसे बड़ा हथियार है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जीती, इमोशनल चीज है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अभी भी बंद ही है रामकृपाल जी।